हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिन से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। मुझे पता है आप लोग को बहुत इंतज़ार होगा मेरी वीडियो का, लेकिन मैं डाल नहीं पाई वीडियो क्योंकि हम लोग घूमने गए हुए थे और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे और मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इन लोग का रिप्लाई करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। और उसका रीज़न भी ये था कि मेरा फ़ोन बहुत बुरी तरह से फुल हो चुका था और मुझे उसमें से काफ़ी सारे ऐप भी डिलीट करने पड़े। हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी घूमने में और उसके वीडियो भी हमने बनाए हुए हैं। आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने इतने दिनों में क्या मस्ती की थी। और मेरा सेकंड चैनल है कल्पना कुलश्रेष्ठ के नाम से, उसे आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और पूछा था, काफ़ी चीज़ें पूछी थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो बस इसीलिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे सबको रिप्लाई करूं। तो आज काफ़ी दिन बाद अब जब मैं अपने घर लौट के आ गई हूँ और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हमारा कोर्स भी पीछे रह गया है, तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या कराना है। और काफ़ी दिन बाद मैं देख रही हूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ तक आप लोग को कराया था। खैर, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग का कोर्स बिल्कुल भी नहीं पीछे रहेगा। हम देख लेंगे कि कहाँ से हमें कराना है। काफ़ी लोगों का कहना है कि जो स्क्रीन होती है वो बहुत ब्लर होती है और क्लियर नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैंने भी देखा कि ऐसा तो नहीं कि क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, तो वीडियो दोबारा से देखा मैंने पूरा, लेकिन ऐसा नहीं था। वीडियो क्लियर ही है, लेकिन आप लोग के नेट में कोई प्रॉब्लम होगी, नेट इश्यू होगा, इसीलिए आप लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्यों नहीं क्लियर दिखाई दे रही है, या फ़ोन की कोई कमी रही होगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट आए जिसमें काफ़ी लोगों ने नेगेटिव भी किए थे और पॉजिटिव भी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग कमेंट तो करिए, नेगेटिव करिए, पॉजिटिव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ढंग से समझाती नहीं हूँ, तो उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए कि समझाया क्या नहीं है, या आप लोग क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि मैं हर चीज़ को अपने 2-3 वीडियो तक समझाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने समझा दिया और दोबारा ना समझाया हो, तो ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। अगर मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया होगा कोई चीज़, तो मैंने अगले वीडियो में समझाया होगा। और हमेशा मैं लास्ट के वीडियो से ही कनेक्ट करती हुई चलती हूँ अपने टॉपिक को। तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर जैसे आप लोग को लग रहा है कि समझाए नहीं, तो आप लोग उससे पहले का वीडियो देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा। कई बार लगता है कि 2-3 बार मैं एक ही चीज़ को समझा चुकी हूँ, तो इस बार इतना ज़रूरी नहीं है और वो टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं होता। तो बस ये है कि आप लोग का जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं उसे अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ कि ये चीज़ भी है, आप इसे भी जानिए। लेकिन वो कई बार एग्ज़ाम में नहीं आता और ज़रूरी नहीं होता, तो उसे मैं छोड़ देती हूँ। तो अगर फिर भी आप लोग को लगे कि नहीं ये ज़रूरी है और ये हमें समझना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूँगी। और काफ़ी लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए थे कि मैं बता नहीं सकती कि कितना मेरा मन खुश हो गया था। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे और काफ़ी लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे। मुझे ये पता चला कि वाकई में कुछ लोग हैं जो देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब इनका वीडियो अपलोड हो और हम लोग देखें। तो बहुत अच्छा लगा था। इंस्टा पे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप वीडियो कब अपलोड करेंगे। और मेरे पर्सनल पे भी मैसेज आ रहे थे जो कि मैं इस समय वीडियो में नहीं बता सकती हूँ कि कैसे किस पे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अननेसेसरी मैसेज करते, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जिन लोगों को ज़रूरी है वही मैसेज करें, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। बाकी जो फालतू में मैसेज करते हैं तो वो ना करें, वो बस ऐसे ही करते हैं, सभी जानते हैं, तो वो मैसेज ना करें।
बाकी बहुत लोगों ने मैसेज किए थे और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि बाकी में लोग बाग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और इंतज़ार भी करते हैं। तो उन्हीं का आज हम इंतज़ार ख़त्म करेंगे। और बस क्या बताऊं, ये दिन मेरे इतने अच्छे से बीते थे, बहुत अच्छे से गुजरे थे। हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, इतने हम लोग घूमे हैं कि बस अब क्या ही बताएं। चलिए आगे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक रह गया था, तो वो हम देखेंगे और उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए आज मैं शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आई हूँ और मेरा मैंने अनपैक नहीं किया सामान को, और कि घूम के आने के बाद एकदम पढ़ाई के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ और कल से मैं अपना रेगुलर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और आज मैं जो भी टॉपिक लूँगी उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए आज देखते हैं कि हम क्या देखेंगे। तो हमारी शिक्षण नीतियाँ, युक्तियाँ और विधियाँ चल रही थी। स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी। उसमें हमारी मेरा जो लास्ट वीडियो था तो उसमें मैंने 17 स्वतंत्र शिक्षण नीति और 20 समूह शिक्षण उपागम ये करा दी थी। उसके बाद हमारी 2 और रह गई हैं इसमें, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 हमारी जो रह गई हैं वो एक तो हमारी है 20 जो कि माइक्रो टीचिंग उपागम है, ये आपकी बहुत ज़रूरी है। और एक हमारी 19 रह गई तो सरस्वती यात्राएं एवं शैक्षिक पर्यटन। तो ये हमारी ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है बताना। लेकिन ये जो हमारी 21 है माइक्रो टीचिंग उपागम, ये हमारी ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से हम समझेंगे। मैंने पहले भी बताया कि आज मैं इसे समझा दूंगी जितना हो सकेगा, और अगर जो मुझे लगेगा कि इसे दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी तो नहीं है लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या है ये माइक्रो टीचिंग उपागम। बहुत से स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा, माइक्रो टीचिंग उपागम है क्या। आप लोगों ने जिन्होंने बीएड किया होगा या कोई भी ऐसी जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स है वो किया है, तो वो जानते होंगे कि माइक्रो टीचिंग उपागम क्या है। माइक्रो टीचिंग जो बीएड के टाइम आप लोगों ने किया होगा कि जो हमारे ही संघ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्टूडेंट बना के बैठा दिया जाता है और हमें एक टीचर बना के उन्हें पढ़ाना होता है। तो उसी तरह से ये माइक्रो टीचिंग होती है। ये एक तरह से माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक ही बात है। तो ये जो होता है माइक्रो टीचिंग क्या है, मतलब निरंतर, यानी कि हमेशा निरंतर अभ्यास की एक विधि है। मतलब इसमें क्या होता है, अभ्यास करते रहते हैं जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है। ये क्या है, एक जो सूक्ष्म शिक्षण है या माइक्रो टीचिंग है, निरंतर अभ्यास की एक विधि है जो क्या करती है, विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है और उसे नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण को संभव बनाती है। समझ में आ रहा होगा कि क्या है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है। माइक्रो टीचिंग क्या है, जो वास्तविक निर्मित या अध्यापन अभ्यास का जो न्यूनीकृत अनुमाप है, जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें इसे यूज़ किया जाता है, शिक्षक प्रशिक्षण, जो शिक्षण का प्रशिक्षण होता है पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में से प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं हम माइक्रो टीचिंग एक ऐसा प्रशिक्षण है या एक ऐसी प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा करती है
कि वे थोड़े तथ्यों को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट कौशल के माध्यम से दें। ठीक है, मतलब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक टाइम में मतलब एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है, उसमें समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना। उसमें क्या होता है, जो भी हमारा शिक्षण है उसमें शिक्षण को छोटी छोटी क्रियाओं में बांटना, इसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, जब हम बहुत सारी क्रियाओं को मतलब छोटे छोटे उसमें बांट देंगे भागों में, तो हर चीज़ को हम विशेष ध्यान दे पाएंगे हर चीज़ में, और उसकी जो कमियां होंगी उनमें भी सुधार कर पाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण है जो पूर्वकालिक तथा सेवाकालिक स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग जो कि टीचर बनने के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं या टीचर बनने के बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन अध्यापकों के जो व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके व्यवसाय में भी तरक्की हो। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास की स्थिति प्रदान करता है, जिसमें कक्षा की जो सामान्य जटिलताएं होती हैं उन्हें बहुत कम कर दिया जाता है और अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य का पृष्ठ पोषण या फीडबैक तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इसमें मतलब ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक हैं वो कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें उनको पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक तुरंत मिल जाता है कि उसकी क्या कमी थी, क्या उसकी विशेषता थी, सब कुछ। और इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापकों को एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि एक ही बार में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। और जो इसका चक्र है उसमें इसे मैं बनाना सिखा दूंगी, उससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है, इसमें पहला होता है नियोजन, सेकंड होता है शिक्षण, तीसरा विचार विमर्श एवं पृष्ठ पोषण, उसके बाद पुनः नियोजन, उसके बाद पुनः शिक्षण, उसके बाद पुनः विचार विमर्श और उसके बाद लास्ट जो है पुनः पृष्ठ पोषण। मतलब ये 7 चरण में बटा हुआ है। ये प्लान, टीच, डिस्कस एंड फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीडिस्कस, रीफीडबैक, इस तरह से इसके 7 चरण होते हैं। तो उसमें ये प्रक्रिया पूरी होती है। माइक्रो टीचिंग आपको पता है ये एक व्यक्तिगत शिक्षण है। इस प्रक्रिया में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है और इसकी अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि 5 से 10 मिनट तो होती है, लेकिन कितने कितने टाइम का क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण कितने काल का होता है, उसके बाद रीटीच कितने टाइम का होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसका टाइम निर्धारित होता है, उतने ही टाइम में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसे हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर भी इसका ये चक्र माइक्रो टीचिंग का जो ये होता है ये मैं आपको बता दूंगी। पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। ये पैक तथा टकर ने सन 1973 में माइक्रो टीचिंग की परिभाषा देते हुए कहा है। ये डेफिनेशन आपको देखनी हो तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। माइक्रो टीचिंग अब विभिन्न विषयों के शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने लगी है। प्रशिक्षण विद्यालयों में विभिन्न पाठों को इस उपागम के माध्यम से सरलता से प्रभावशाली रूप में पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्राध्यापकों को पहले किसी कौशल के बारे में भलीभांति बताया जाता है, फिर उसे प्रदर्शन तथा प्रतिमानों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कि प्रतिमान क्या होते हैं? तो प्रतिमान मॉडल होते हैं, किसी बड़े चीज़ को छोटे रूप में प्रस्तुत करना।
उसे प्रतिमान कहते हैं या मॉडल कहते हैं। छात्र अध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार। छात्र अध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार किए जाते हैं और उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिन्हें वीडियो टेप्ड तथा ऑडियो टेप्ड किया जाता है तथा छात्र अध्यापक 8-9 मिनट पढ़ा देता है। तब सुपरवाइज़र 1 मिनट शेष है का निर्देश देते हैं। देखिए, जब ये पूरा होने वाला होता है तो जो भी उसे स्टूडेंट को देखता है या छात्र अध्यापक को देखता है तो वो पहले ही बता देता है कि आपका टाइम पूरा होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ बताइए। और जब पाठ खत्म हो जाता है तब छात्र अध्यापक को उसका मूल्यांकन चार्ट दिया जाता है। इस प्रकार इस उपागम से शिक्षण का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। शिक्षण के द्वितीय चरण में शिक्षक एक छात्र अध्यापक मिलकर शिक्षण पर परिचर्चा करते हैं और आवश्यकता अनुसार टेप का भी प्रयोग करते हैं। लगभग 8 से 10 मिनट की इस परिचर्चा में छात्र अध्यापक की गलतियों और अच्छे बिंदुओं के आधार पर उसे सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके पश्चात छात्र अध्यापक लगभग 15 मिनट के लिए चला जाता है। इस समय वह अपने पाठ पढ़ाने के लिए सुझावों के अनुकूल तैयारी करता है। यह समय योजना बनाने का समय अथवा तृतीय चरण कहलाता है। फिर छात्र अध्यापक दूसरे दौर में पढ़ाता है, जिसे पुनर्शिक्षण काल कहा जाता है। इस समय छात्र अध्यापक अपना पहला पाठ जो प्रथम चरण में पढ़ा चुका है उसी कक्षा के दूसरे छात्रों के समूह को पढ़ाता है और फिर 8 से 9 मिनट के बाद परिचर्चा काल प्रारंभ होता है और इस प्रकार से उस उपागम में लगभग 40-50 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रकरणों का ज्ञान छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो ये थी हमारी माइक्रो टीचिंग। चलिए देखते हैं आगे। इसमें शिक्षण नीति तथा शिक्षण उपागमों का चयन। शिक्षण के क्षेत्र में व्यापक विभिन्न शिक्षण नीतियों एवं शिक्षण उपागमों में से किसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण में करे, शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है, इसी प्रकार के प्रश्न बहुधा किए जाते हैं। प्रायः प्रत्येक विधि के अपने दोष या गुण एवं विशेषताएं हैं, इसीलिए किसी एक नीति को खराब दूसरी नीति को अच्छा कहना सरल नहीं है। सच तो यह है कि शिक्षा की किसी भी नीति को सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता और ना ही एक ही नीति का निरंतर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, ये तो है ही, हर नीति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि कौन सी नीति अच्छी है और कौन सी विधि अच्छी नहीं है। शिक्षण विधि की उपयुक्तता अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है, जैसे शिक्षक की अपनी योग्यता एवं अनुभव, छात्रों की आयु तथा उनका मानसिक स्तर, प्रकरण का स्वरूप, समय तथा प्रकरण को पढ़ाने का उद्देश्य आदि। देखिए, कोई भी विधि हम ऐसे नहीं है कि किसी पे भी यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। हर विधि का अपना कुछ ये होता है कि कोई छोटे बच्चे हैं तो उन पे हर विधि यूज़ नहीं की जा सकती, कोई बड़े हैं तो उन पे छोटे बच्चों की विधि यूज़ नहीं की जा सकती। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शिक्षक किसी भी विधि का उपयोग करे, छात्रों की समझ में आना चाहिए। छात्रों को अपनी समस्याओं तथा शंकाओं के समाधान के लिए अवसर मिलने चाहिए तथा उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श एवं परिचर्चा करने की सुविधाएं दी जानी चाहिए तथा उन्हें स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। ये दिया हुआ है, किसी को देखना हो तो देख सकते हैं।